राजस्थान में अब चुनाव को महज कुछ महीने बाकी रह गए हैं और ऐसे में जनता हर तरफ बदलाव की ओर देख रही है क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के राज में कहीं ना कहीं ढाक के वही तीन पात नजर आते हैं। चाहे बेरोजगारी का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, सब कुछ वैसा का वैसा ही नजर आता है। ऐसे में उम्मीद की कुछ किरण उन लोगों से नजर आती है जो निस्वार्थ रूप से कई सालों तक आंदोलन करते रहे और उस तबके के लिए आंदोलन करते रहे जिसके बारे में शायद और कोई सोच ही नहीं रहा था। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बेरोजगारों की। बेरोजगार जितने त्रस्त है राजस्थान में उतने शायद और कहीं नहीं होंगे। और उन बेरोजगारों के लिए अगर किसी ने निस्वार्थ रूप से 11.25 साल से लगातार काम किया है तो वो है उपेंद्र यादव। हर बार हर वक्त लगातार चाहे कोई भी सरकार हो, हमेशा बेरोजगारों के साथ जो खड़ा मिलेगा वो उपेंद्र यादव रहते हैं। उपेंद्र यादव जी मेरे साथ हैं। सर, हाल में आपने बेरोजगारों का महासम्मेलन किया। अभी जाट महासम्मेलन, ब्राह्मण महासम्मेलन, ये सब बहुत देखने को मिले, लेकिन कोई समस्या जिससे सबसे ज्यादा जूझ रहा था राजस्थान, उसका महासम्मेलन आपने किया। क्या लगता है, कैसा रिस्पॉन्स था और क्या कुछ बड़े बदलाव की तरफ इशारा था? देखो, ये देश का पहला युवा बेरोजगार महासम्मेलन था और इस सम्मेलन का उद्देश्य ये था कि एक तरह से हम कह सकते हैं युवाओं का शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं, क्योंकि चुनाव है और चुनाव में सब राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं युवा उनकी तरफ आए और युवाओं का बड़ा रोल है। मेरा मानना है इस बार जीत की चाबी युवाओं के पास होगी। इस युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से राजनीतिक पार्टियों को, सरकार को, सबको एक मैसेज देना था कि यदि आपने हमारी युवाओं की मांगों को नहीं सुना तो कहीं ना कहीं इसका नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। हम चाहते हैं इस बार चुनाव रोजगार नौकरी के नाम पे हो, उस पर मुद्दा बने, न कि जाति और धर्म के आधार पर हो। हर बार जाति और धर्म पर बुनाया जाता है, युवाओं का नाम लिया जाता है, लेकिन वो मांगे नहीं पूरी हो पाती। तो ऐसे में जो हम लगातार प्रयास कर रहे हैं कि युवाओं को एक सबसे नौकरी का सबसे बड़ा मुद्दा हो, पेपर लीक का सबसे बड़ा मुद्दा हो, तो रोजगार का सबसे बड़ा मुद्दा हो, उसको लेकर युवा बेरोजगार महासम्मेलन हमने आयोजित किया। पक्ष विपक्ष दोनों को बुलाया गया और एक मैसेज दिया गया और फाइनल निर्णय में सितंबर में लेंगे कि हम किस राजनीतिक पार्टी, किस राजनेता से जुड़ेंगे, हम किसके साथ जाएंगे। लेकिन यह निश्चित है युवाओं का रोल बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, जीत की चाबी युवाओं के पास रहेगी। भारत देश में सबसे ज्यादा युवा हैं और कहा जाता है कि भारत में सबसे बड़ी शक्ति जो है वो युवाओं की शक्ति है। और लेकिन कहीं ना कहीं अभी युवाओं को सबसे बड़ा एड्रेस किया गया उपेंद्र यादव के युवा महासम्मेलन, बेरोजगार महासम्मेलन के द्वारा। और उसमें कहीं ना कहीं साफ कर दिया गया कि जो युवाओं के साथ रहेगा वो ही राजनीति में कोई अपना दल बना पाएगा या सत्ता बना पाएगा। और लेकिन कहीं ना कहीं ये जो पेपर लीक का मामला हुआ या कई सारे और छलावे हुए, इससे युवा बहुत ठगा हुआ महसूस करता है। देखो, पेपर लीक वाली जो समस्या बहुत बड़ी समस्या है, मैं हम इस पे विस्तार से बात करके, क्योंकि पेपर लीक पूरे देश में हो रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा राजस्थान में हो रहे हैं। पेपर लीक पूर्ववर्ती सरकार में भी हुए, इस सरकार में भी हुए, लेकिन क्या है कि वरुण जी, इसको लोग अपनी इज्जत का सवाल बनाते हैं। सरकारी चाहे ये हो चाहे वो सरकार है, हम क्या करते हैं कि पेपर लीक को रद्द कर देंगे तो ये कहेंगे बेइज्जती होगी और उस मामले को दबा देते हैं। सुरेश ढाका का नाम रीट में नाम आया, उस समय उसको पकड़ लिया जाता तो क्या सेकंड ग्रेड का पेपर लीक करने में उसकी अहम भूमिका होती? जैसे उस बीमारी को वहीं खत्म कर देते तो वो कैंसर बनता। आरपीएससी में आरएस गोरखान प्रखंड सामने एक सदस्य का नाम आया, यदि उस समय उस सदस्य के ऊपर कार्रवाई होती तो बाबूलाल कटारा जैसा एक युवाओं को, सपनों को तोड़ने वाला कोई ऐसा कांड कर पाता? कुल मिलाकर यही है कि मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि मैं राज्य सरकार के साथ केंद्र सरकार एक कानून लेकर, केंद्र सरकार तो चाहे तो पूरे देश पे एक शर्त लागू कर सकती है कि कोई भी पेपर लीक करेगा, नकल करेगा, युवाओं के साथ छलाव करेगा, उसकी उम्र कैद की सजा होगी, उसकी जमानत नहीं होगी। एक ऐसा सख्त कानून आना चाहिए। राजस्थान में राज्य सरकार ने हमारी मांग पर कानून लेके आई। पूरे देश में राजस्थान ऐसा स्टेट है जहाँ हमारी मांग में कानून लेके, अच्छा कानून है, लेकिन उसकी पालना नहीं हो पा रही, अधिकारी पालना नहीं कर रहे, तो हम उसमें बदलाव की मांग करें कि उसमें जमानत नहीं हो। अब राजपाशा रासुका हमारे पास 2 ऐसी धाराएं हैं, एक्ट हैं, तो उसके तहत हम उसको डाल दें, लागू कर दें भर्तियों के लिए, तो कहीं ना कहीं साल 2 साल तक उनकी जमानत नहीं होगी, 2 साल में हम उसकी संपत्ति जब्त कर सकते हैं, वो प्रभावित नहीं कर सकते और ये उम्र कैद की सजा वाला कानून आ जाए। तो कुल मिलाकर राजस्थान के युवाओं को बचाना सख्त कदम उठाना पड़ेगा। राज्य सरकार, केंद्र सरकार दोनों को मिलकर, बीजेपी और कांग्रेस आपस में युवाओं के नाम पर बयानबाजी करेंगे, मुझे नहीं लगता युवाओं का सपना या भविष्य बच पाएगा। इसके लिए ये कहना पड़ेगा, हाँ हम साथ हैं और हम लोग कानून लेके आएंगे और इनको सलाखों के पीछे डालेंगे।
इसके अलावा फर्जी डिग्री डिप्लोमा, कई ऐसे लोग हैं तलाक ले लेते हैं, कई ऐसे लोग हैं कि फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट बना लेते हैं। तो ये बड़ा खेल चल रहा है, बहुत फर्जी डिग्री मिल रही है, डिप्लोमा मिल रहा है, तो उसके खिलाफ भी सख्त कानून सरकार को लेके आना चाहिए। इसके अलावा एक और बड़ा विवाद आ रहा है भर्ती परीक्षाओं में प्रश्नों का विवाद। एक एक्सपर्ट एक पेपर जो सेटर होता है वो 150 क्वेश्चन बनाता है, उसमें 5-7 क्वेश्चन डिलीट करते हैं, चेंज करते हैं, तो उसके खिलाफ उसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि प्रश्नों को डिलीट किया जाता है, बोनस दिया जाता है, कुछ किया जाता है, तो कहीं ना कहीं देखो गलती उसकी है, तो उस अधिकारी के खिलाफ कानूनी और आर्थिक दंड का प्रावधान होना चाहिए। युवा बेरोजगार क्यों भुगते, कई लोग एक एक नंबर से बाहर हो जाते हैं, तो ऐसे में उनके खिलाफ भी सरकार जिम्मेदारी तय करे, प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दे। तो ये बड़े इश्यू हैं। तो मतलब मैं मानता हूँ कि पेपर लीक की एक बड़ी चुनौती है प्रदेश के लिए और देश के लिए। तो इसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार को सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। लगभग 11 सालों से, सवा 11 सालों से आप लगातार बेरोजगारों के हर मुद्दे को उठाते रहे, लेकिन अब राजस्थान में कहीं ना कहीं एक ऐसा सिचुएशन बन गया है कि हर कोई जो सरकारी परीक्षा देने जाता है वो ये सोचता है मुझे एमबीबीएस के स्टूडेंट की तरह 6 साल तो चाहिएंगे, क्योंकि पहले मैं पेपर दूंगा, फिर पेपर लीक होगा, फिर कोर्ट में जाना होगा, फिर आंदोलन करना होगा, ये सब मिलाकर लगभग 6-7 साल, ओवरेज होने की भी प्रॉब्लम आती है। ऐसे में क्या ऐसा सोल्यूशन हो जिससे ये प्रॉब्लम वंस एंड फॉर ऑल खत्म हो? देखो इसका सॉल्यूशन ये है कि एक भर्ती के कई चरण हो गए। भर्ती की घोषणा के लिए आंदोलन, भर्ती की विज्ञप्ति के लिए आंदोलन, भर्ती के एग्जाम के लिए आंदोलन, परिणाम के लिए, दस्तावेज सत्यापन के लिए, फॉर्म पूछाने के लिए, फिर काउंसलिंग के लिए, फिर ज्वाइनिंग के लिए, और बीच में कोर्ट आ जाए तो आ जाए। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जो युवा बेरोजगार को गुजरना पड़ता है। मेरा मानना है कि राज्य और केंद्र सरकार सबको सरकारी जॉब तो नहीं दे सकती, लेकिन जो सरकारी जॉब है, एक परिवार में एक व्यक्ति को जॉब मिल जाती है तो पूरा परिवार समृद्ध हो जाता है। एक भर्ती अटकने से पूरा परिवार आर्थिक विषमताओं में चला जाता है। तो जिसको समय पे रोजगार मिल जाए तो उन परिवारों को सुदृढ़ स्थिति उनकी बन सकती है। लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार को एक्सपोर्ट करना चाहिए बाहर। मेडिकल में बहुत ज़्यादा है, विदेशों में बहुत आवश्यकता है, हम एक्सपोर्ट करें बाहर, तो काफ़ी बेरोजगारी कम हो सकती है, काफ़ी खपत हो सकती है। मुझे लगता है कि जो लोग इस तरह से ग्राउंड पर काम कर रहे हैं, सरकारों को उनसे आगे आकर पूछना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि वो आंदोलन करेंगे, अपनी वार्ता के लिए लड़ाई करेंगे, तब आप वार्ता करेंगे और वो भी पूरी तरह से खाना पूर्ति होगी। यहाँ पर जो 11 सालों से, सवा 11 सालों से डील कर रहे हैं इन प्रॉब्लम के साथ, उनके पास सोल्यूशन भी होते हैं। सरकारों को बैठना चाहिए। एक निजी सवाल यहाँ पर मैं लूंगा कि सवा 11 साल निस्वार्थ रूप से देना, घर कैसे चलता है, परिवार कैसे चलता है? परिवार तो दुखी है ही। परिवार है कि ये मानता नहीं है। मैं कई बार स्थिति होती है कि मैं जेल में जाता हूँ तो पापा बीमार हो जाते हैं। मैं जब अनशन में रहता हूँ तो पूरा परिवार खाना नहीं खाता। बहुत परिस्थितियाँ हैं, बहुत मैं देखता हूँ तो मैं उनको कहता हूँ कि आज मेरे माँ बाप परेशान हैं, लेकिन मैं जिन लोगों के लिए लड़ रहा हूँ तो कितने लाखों माँ बाप की दुआ है, वो है, तो मैं उनको समझाता हूँ, समझ जाते। लेकिन मेरे माँ बाप जो भी कभी वीडियो नहीं देखते थे, आज वो हर यूट्यूब पे हर वीडियो देखते हैं कि क्या हुआ, रात भर सोते नहीं। बहुत है, मैं इस चीज का मैं स्वीकार हूँ, इस चीज का मैं दोषी हूँ। जिस बेटे को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए थी, मैं पिछले 11 साल से दूर हूँ। मैं अब 1 महीने बाद शायद कल जाऊंगा, महीनों में जाता हूँ, एक दिन जाता हूँ, वापस लौट आता हूँ। तो जिनकी सेवा करनी चाहिए थी मैं समय नहीं दे पाता। लेकिन मुझे खुशी है कि मैं, मेरे माँ बाप तो परेशान होते हैं, उनको समय नहीं दे पा रहा, लेकिन मैं जिस प्रकार संघर्ष कर रहा हूँ तो राजस्थान के लाखों या माँ बाप के सपनों को साकार करने में अहम योगदान निभा रहा हूँ। जैसे मैं आईसीयू में चला जाता हूँ, जेल में चला जाता हूँ, झूठे मुकदमों में मुझे जेल में डाल देते हैं, तो उन माँ बाप की दुआ मुझे जेल से बाहर लाती है, उन माँ बाप की दुआ मुझे आईसीयू से जिंदा लेके आती है। तो मैं लड़ रहा हूँ। मैंने पिछले सवा 11 साल में 300 से ज्यादा आंदोलन किए हैं। इस दौरान 11 आमरण अनशन किए हैं। इसके अलावा दर्जनों मुकदमे दर्ज हुए, दर्जनों बार मुझे जेल में डाला है, 4 राज्यों में आंदोलन किए, लेकिन हर बार उनकी दुआओं से मैं बचकर आया हूँ और उनके आशीर्वाद से आज मैं लड़ रहा हूँ। मैं कभी घबराया नहीं, कभी मैं हारा नहीं, क्योंकि मुझे झूठे मुकदमों में भी जेल में डाल दिया गया, लेकिन सच्चाई की हमेशा जीती है, सत्य में जीते। तो ये चीज़ें, निजी समस्याएं बहुत आती हैं, आर्थिक विषमताएं बहुत आती है। अभी मैंने प्रोग्राम किया, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा, मेरे ऐसे ऐसे दोस्त हैं, किसी को फ़ोन किया, प्लीज़ मेरी इज्जत का सवाल है, कुछ आपकी व्यवस्था करवाई। मैंने किसी बेरोजगार को नहीं बोला, लेकिन मेरी दोस्ती को, जैसे आप मेरे अच्छे दोस्त हो, तो मैंने कहा नहीं अरुण जी, आपको तो अरुण जी कम से कम कुर्सियों की व्यवस्था आप कराओगे, पानी की व्यवस्था कराओगे। मेरी एक टीम है, सवा 11 साल में मैंने संघर्ष किया। कोई आरएएस, कोई आईएएस, बहुत अच्छी टीम बनी हुई है। कोई उद्योगपति भी है, कोई अलग अलग सेक्टर में, तो वो मुझे बहुत कोऑपरेट करते हैं। लेकिन अब उनके जो मुझे कोऑपरेट करते हैं, उनके लिए मुझे भी एक तरह से, मैं उनका ऋणी हूँ। मुझे भी मौका मिलेगा तो उनका ऋण मैं भी उतारूंगा, क्योंकि सरकार ने मुझे जेल में डाला। कई युवा, कई लोग सोचते हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से आपको मैं बता दूं, कि ये सोचते हैं कि अब कार्यक्रम किया, इतना अच्छा कार्यक्रम था, पैसे कहाँ से आए होंगे, संगठन चला रहा हूँ, पैसे कहाँ से आए होंगे। लेकिन मेरी वो टीम है, मैं उस टीम का खुलासा कर दूं
तो सरकार या यह सरकार जो पीछे, दूसरी सरकार सब पीछे पड़ जाए। लेकिन उन लोगों ने मुझे साथ दिया तो मैं उसका ऋणी रहूंगा। जिस दिन मैं संगठन को छोड़ूंगा तो उनका लोगों का नाम भी मैं लोगों को बताऊंगा, लोगों ने मेरा साथ दिया। लेकिन ये जरूर है कि अभी मेरा बेरोजगार महासंघ कार्यालय है, उसका 9 महीने का किराया नहीं दिया। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मकान मालिक को जो मुझे कोऑपरेट कर रहा है। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति होती है, बहुत बुरी हालात होते हैं, लेकिन मैं किसी के सामने, मैं आज मैं ट्वीट कर दूं या नंबर डाल दूं कि मेरी आवश्यकता है, सब लोग हेल्प करने के लिए तैयार। लेकिन मैंने 11.5 साल में मैंने आज तक नहीं डाला। तो मैं अब ऐसे लास्ट समय जो मेरा कार्यकाल चल रहा है, खुददारी का आंदोलन इसे कह सकते हैं। और कहीं ना कहीं ये एक बात जो हमेशा भारत के परिप्रेक्ष्य में सच्चाई के तौर पे रखी जाती है कि देश में भ्रष्टाचार अगर है ना, तो अच्छा काम करेंगे तो दानदाता भी हैं, साथ आने वाले भी हैं और हेल्प करने वाले भी बहुत सारे लोग वरुण हैं। जी आप सही कह रहे हो। मैंने सोचा नहीं था कि मेरा प्रोग्राम हो जाएगा। मैंने सोचा कि मैं टेंशन में था कि पैसे कहाँ से मैनेज कर पाऊंगा, लेकिन किसी ने टेंट का, किसी ने माइक का, किसी ने पानी का, और मैनेज हो गया। और एक चीज़ और कहना चाहूँगा, मुझे जब नवंबर में जेल में डाला गया तो 10 दिन जब मैं पुलिस की हिरासत में रहा, जेल में रहा, तो उस दौरान मेरे अकाउंट चेक किए गए, मेरे सारी डिटेल लोगों से पूछा गया। तो सब कुछ पता चला, सरकार को पता चला कि इससे ज़्यादा ईमानदार कोई नहीं हो सकता। घर गए तो ज्ञापन मिले, कुछ नहीं मिला। तो उनको पता है जब मैं किराए के मकान पे रहता हूँ, गाड़ी भी किस्त दे रहा हूँ, कभी जो मैं अलग अलग, कई बार मेरे पास गाड़ियाँ होती है, कई लोग देखते हैं इस पास इतनी गाड़ियाँ खींचे, वो मैं मैनेज करता हूँ। मेरा अच्छा व्यवहार है, किसी ये ले लिया, वो ले लिया, फिर मेरी खुद की गाड़ी, उसकी किस्त में कैसे मैनेज करता हूँ। लेकिन यह है कि मैंने ईमानदारी कभी नहीं छोड़ी, और मरते दम तक, क्योंकि सत्य में जो होती है। मैंने पिछली सरकार में टकराए, इस सरकार में टकराए। सरकार से कोई टकराता है, यदि बेईमान होगा बच पाएगा क्या? आपको पता है, बिल्कुल भी जेल नहीं के बच अंदर पा होगा। सारी जांच हुई, कुछ नहीं मिला। सत्य में जीती, सत्य की जीत हुई। लेकिन मैंने, ये राज्य सरकार को पता है, मंत्रियों को पता है, कभी मैंने आंदोलन को, या कभी उनके सामने गया तो कभी मैंने निजी मांग नहीं रखी कि मुझे ये दो, ये दो। मैंने आज तक कभी कुछ नहीं मांगा। उनको पता है कि ये अपने लिए आता ही नहीं है, तो उनको भी दया आ जाती है कि जो इंसान लड़ रहा सरकार से, लेकिन ये अपने निजी स्वार्थ के लिए नहीं लड़ रहा, युवाओं के लिए लड़ रहा। एक ऐसा सवाल पूछूंगा जो कहीं ना कहीं राजस्थान के युवाओं का सवाल है। उम्मीद की निगाहों से वो देख रहे हैं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो निस्वार्थ है, क्या वो उस दलदल में घुसकर उसे साफ करने की कोशिश करेगा जो कहीं ना कहीं खा चुका है पूरी तरह से उनके भविष्य को। उस राजनीति में क्या उपेंद्र यादव आएंगे और जिन मुद्दों के लिए सिर्फ अभी तक लड़ रहे थे, उन मुद्दों पे कुर्सी पर बैठकर उन्हें सॉल्व करेंगे? वरुण जी सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ईडी का मामला चल रहा है, सब लोग ईडी पे बयान दे रहे हैं, लेकिन 1 लाख पदों पर भर्तियों की घोषणा हुई थी बजट में, और 1 लाख पदों पर 40 लाख बेरोजगार तैयारी कर रहा है। क्या कोई भी राजनेता ये कह रहा है कि 1 लाख भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करो? कोई नहीं बोल रहा। उसके लिए मैं लड़ रहा हूँ। यदि एक 4 बहनें बचे हैं, आपको और हमको पता है उनकी भर्ती तो, परीक्षा तो नहीं हो पाएगी, लेकिन सरकार उनके, में अंदर रहकर कब लड़ाई करेंगे? नहीं, मैं उसी का जवाब दूंगा मैं। लेकिन मेरा लक्ष्य फिलहाल ये है कि 1 लाख भर्ती की विज्ञप्तियां जारी कर दें, तो चुनाव के बाद जो भी स्थिति बने, लेकिन वो एक बार भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी तो कहीं ना कहीं वो भर्ती पूरी होगी। यानी कि बाबा घर में आना चाहिए, चाहे छान फाड़ के, चाहे दरवाजे से, विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए जिससे 1 लाख परिवारों को भला हो सके। 1 लाख प्रक्रिया दिन है जिसमें 48,000 थर्ड ग्रेड के हैं, 6,000 करीब फर्स्ट ग्रेड के हैं, सेकंड ग्रेड के हैं, पीटीआई है, जो तमाम 1 लाख के करीब प्रक्रिया दिन भर्तियाँ चिकित्सा विभाग। यदि इनको समय पे आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग मिल जाती है, एक बड़ी उपलब्धि होगी। 2 लाख ये है, तो 2 लाख परिवारों को मैं सीधा सोच रहा हूँ। 1 लाख से 40 लाख लोग और जुड़े जो तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा मुझे काफ़ी लोग कहते हैं, और मैं तो ये कह रहा हूँ, कई लोग मुझे पूछते हैं कि पेपर लीक को लेकर आपके पास कोई विचार है या कुछ है। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे 10 दिन के लिए फ्री हैंड दे दीजिए, राजस्थान से सफाया कर दूंगा पेपर लीक माफिया का। कैसे करना है, क्या करना है, अब 10 दिन मुझे दीजिए, पावर दीजिए 10 दिन के लिए, राजस्थान से सफाया भी हो जाएगा, पेपर लीक लेकिन राजस्थान भी हो लोकतंत्र जाएगा। में पावर पाने के लिए चुनाव तो लड़ना पड़ता है। इसके लिए हम सब लोग, एक बार हमने जो युवा बेरोजगार महासम्मेलन में ये कहा है कि यदि सरकार के सामने मांग रखी है, अभी मुख्यमंत्री जी से 1-2 दिन मुलाकात होगी। और हालांकि ये तो जरूर है कि अन्य राज्यों की तुलना में राजस्थान में बहुत भर्ती आई है, केवल पेपर लीक से राजस्थान के युवा पीड़ित है। भर्तियों में ऐसा नहीं है, मैं मानता हूँ, सरकार को धन्यवाद भी देता हूँ, भर्तियां खूब निकाली, लेकिन पेपर लीक ने राजस्थान के युवाओं के सपनों को तोड़ा, उनको तोड़ दिया, मानसिक स्थिति खराब हो गई। इसके खिलाफ सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है, जो मैं लड़ रहा हूँ। जिस जवाब की खोज में हम हैं, वो और अभी जो तक नहीं मैं है। उसका जवाब दे रहा हूँ कि यदि हमारी इन समस्या को हल नहीं होता, जो युवा बेरोजगार महासम्मेलन के माध्यम से जो मांग पत्र प्राप्त हुए, जो हमने सौंपे हैं, मुख्यमंत्री से मिलेंगे, अधिकारियों से हमारी मुलाकात होगी, कमेटी बनेगी, तो समस्या का हल नहीं होता। सितंबर में आपको पता है, अक्टूबर में आचार संहिता लगे, तो फिर हम ऐलान कर देंगे कि हमारे साथी, मैं या जो भी चुनाव लड़ेगा या जिसको समर्थन देंगे या जाकर खड़े होंगे, हम ऐलान करेंगे। हम ऐसे नहीं खुला ऐलान करके लड़ने वाला, हम तो विरोध भी करते तो खुला ऐलान करते कि हम गुजरात जाएंगे तो गए, हम लखनऊ जाएंगे तो गए,
जेल में डाला तो जेल में भी यातनाएं सहन की। जो करते हैं ऐलान करके करते हैं, लेकिन ऐलान से तब रुकेंगे, बड़ा ऐलान करेंगे, लड़ेंगे तो सीना ठोक के लड़ेंगे, कायर ऐसा नहीं, लड़ना आता भी और जीतना भी आता, लड़ेंगे। लेकिन ये जरूर बता दूं, इस बार युवाओं की और हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होगी। तो निस्वार्थता किसे कहते हैं, इसकी अगर बानगी देखनी है तो आप इस इंटरव्यू को सुन लें। 4 से 5 बार मैंने पूछा उपेंद्र यादव जी से कि आप राजनीति में कब आ रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा 1 लाख लोगों की भर्ती होगी तब। हर वक्त दूसरों के बारे में सोचना बहुत आसान बात नहीं है, और यही उपेंद्र यादव है जिन्होंने अपने जवानी के 11.25 साल बेरोजगारों को दे दिए, और अभी भी उनका साफ तौर पे कहना है राजनीति में आना बाद की बात है, पहले हमारी मांगों को पूरी करें। यानी हर वक्त सबसे बड़ी प्राथमिकता बेरोजगारों को और युवाओं को दी है। ऐसा व्यक्तित्व, ऐसी प्रेरणा बहुत मुश्किल से आती है। तो राजस्थान में जो भी विकल्प की तरफ देख रहा है, जो भी एक बदलाव की तरफ देख रहा है, उनके लिए एक ऐसी पर्सनालिटी मौजूद है जो कहीं ना कहीं पूरी पुरजोर तरीके से काम कर रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, और शुक्रिया। ऐसे ही आप बने रहिए। राजस्थान संवाद और तमाम सारा मीडिया आपके साथ रहेगा। शुक्रिया। हर साल हजारों छात्र परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज पढ़ते हैं और उन्हें परीक्षा में बहुत अच्छे अंक मिलते हैं। कई छात्र विश्वविद्यालय से किताबें भी नहीं खरीदते हैं और केवल 1 सप्ताह की श्रृंखला के साथ अध्ययन करते हैं, और वे बहुत आसानी से पूरे नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के साथ परीक्षा पास कर सकते हैं। यदि आप राजस्थान के किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं और अपनी वार्षिक या फिर सेमेस्टर परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं, तो स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज आपके लिए एक अच्छा विकल्प है। 1 सप्ताह की श्रृंखला से अध्ययन करना छात्रों के लिए कई तरह से सहायक होता है, क्योंकि परीक्षा में पूछे जाने वाले अधिकांश प्रश्न 1 सप्ताह की श्रृंखला में उपलब्ध होते हैं। राजस्थान के सभी विश्वविद्यालयों में BA, BSc, BCOM, MA, MSc, MCOM पाठ्यक्रमों के छात्र अपनी परीक्षा की तैयारी के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज को डाउनलोड और उपयोग कर सकते हैं। BA, BSc और BCom जैसे सभी UG पाठ्यक्रमों के लिए स्मार्ट 1 वीक सीरीज जारी कर दी गई है। ये सभी सीरीज विश्वविद्यालयों द्वारा सत्र 2021 से 22 के लिए जारी पाठ्यक्रम के आधार पर तैयार की गई है। छात्र लेख में नीचे उपलब्ध प्रत्यक्ष लिंक से पहले दूसरे और अंतिम वर्ष के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज के साथ परीक्षा की तैयारी के टिप्स। पढ़ाई के समय का स्केड्यूल बनाएं, समय का सदुपयोग करें, हर पेपर के सिलेबस को समझें, रिवीजन के लिए नोट्स बनाएं, त्वरित तैयारी के लिए 1 सप्ताह की श्रृंखला का प्रयोग करें, पिछले वर्ष के प्रश्न पत्रों और मॉडल पेपर्स को हल करें। परीक्षा की तैयारी के लिए और अच्छे अंकों से पास होने के लिए स्मार्ट सॉल्व्ड पेपर्स 1 वीक सीरीज खरीदें और सभी को सलाह भी दें।